तो यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम के लिए आज हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी पॉलिटिक क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, सबको देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो जो हमारा भाग 4 है उसमें संघीय न्यायपालिका का हमारा उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो मुख्य अधिकारी जो होता है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे इसका संरक्षक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। जो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है 1935 के अधीन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो वो थी 7 की व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 7 का ऑप्शन डी 30 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल 31। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी होनी चाहिए। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, यह भी होनी चाहिए। वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, यह भी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी मतलब इसमें से कोई भी होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन 11, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये है हमारी फ्रांस से है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और जनपद एवं सत्र न्यायालय में, इनमें से सभी में। तो सभी में है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, ये गलत है। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, ये भी गलत है। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, ये भी गलत है। न्यायालय किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जो हमारी गणपूर्ति नहीं होती तभी होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन 17, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो देखते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, अकेले राष्ट्रपति नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ये भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर होगा हमारा 17 का डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश, न कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये है 10 वर्ष तक एडवोकेट या अधिवक्ता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष की उनकी आयु पूरी हो जाए तब। अगर यदि वो 64 वर्ष की आयु में न्यायाधीश बने हैं तो 65 होने तक या अगले 1 वर्ष तक वो न्यायाधीश रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष, 20 का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय हमारे, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो 65 वर्ष तक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो ये है कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें कदाचार और असमर्थता उपयुक्त दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो देखेंगे, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ये गलत है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन कर सकता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इस ऑप्शन के अनुसार 1 लाख। लेकिन अब के वर्तमान में जो है वो 2,80,000 हमारा मिलता है और अन्य वेतन भत्ते भी उन्हें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 27 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 90,000 इसको ऑप्शन के अनुसार। लेकिन वर्तमान में 2,50,000 मिलता है, 2.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उसके काम कौन करता है? तो वो करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, 28 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो वो किया है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो 30 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो न सर्वोच्च न्यायालय को है, न ही राष्ट्रपति को है, न ही मंत्रिपरिषद, ये काम सिर्फ संसद का है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो 33 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में न्यायपालिका तो वो स्वतंत्र है, संसद के अधीन है या राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के? तो ना प्रधानमंत्री का अधीन है, ना ही संसद के, ना ही राष्ट्रपति के, वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या व्यवहारिक? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका, तो यह जो उसका है क्या है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या हमारा बहुमुखी अधिकार है? तो ये उसका मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो वो ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 38 का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, मतलब परामर्श देने के लिए बनाया गया है। तो यह है अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन नंबर 40, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो वो है उच्चतम न्यायालय को। 40 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? तो जो 42 है उसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कुछ ऑप्शन उधर दिए, तो पहले देखते हैं स्वयं निर्णय का पुनरीक्षण, और बाकी ऑप्शंस हैं देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, ये गलत है। ऑप्शन सी है कानून के संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, ये सही है। तो 42 का जो हमारा ऑप्शन सी है सही है। क्वेश्चन नंबर 43, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ये भी गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, ये भी गलत है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये बिल्कुल उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचन कर सकता है। 43 का जो हमारा ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। 43 का हमारा जो है डी सही हो जाएगा। 44 का देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। 44 में है, यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, यही बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, यूएसए में है, भारत और यूएसए दोनों में है, या केवल यूके में? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में है, और ये यूएसए से ही भारत में आया है। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किस मामले में उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। क्वेश्चन नंबर 48, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो वो कर सकता है हमारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व सदस्यों को। तो ऑप्शन बी 49 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 में है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो 50 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, प्रतिषेध कर सकता है, परमादेश कर सकता है, निषेधाज्ञा नहीं कर सकता। ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 52 हमारा, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो ये है अधिकार परीक्षा रिट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो जो लाभ का पद परिभाषित हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसे मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य।
क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो वो आती है हमारी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो 57 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो बन सकता है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सबको पता है, केशवानंदन भारती। क्वेश्चन नंबर 60, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो 60 का सही उत्तर है केशवानंदन भारती बात। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमसे पूछे हैं, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाई.वी. चंद्रचूड़। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कि रहे कमल नारायण सिंह। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एच.एम. हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 1969 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन ए, एन रे। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी, 67 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किसके मामले में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकारी में आते हैं? तो होते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा रेट जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हमसे सही कथन हमसे 69 में पूछा है, तो एक एक करके सारे कथन हम पढ़ेंगे। देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के लिए वही बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी मामले में अपना मत व्यक्त करे, तो ये बिल्कुल गलत है। परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ये सही है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ये गलत है। तो 2 और 3 हमारे सही हैं, तो इस तरह ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त करता है? तो 129 आर्टिकल हमारा अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 73,
जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो 73 का सही उत्तर है ऑप्शन डी PN भगवती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष तक वो एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। वो हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर ही। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है भारत की संसद के पास ओनली। 76 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्र। ऑप्शन डी तीनों है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई महिला नहीं रही है इस ऑप्शन के अनुसार। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक कोई भी महिला हमारे जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं चुनी गई है। ऐसा नहीं है, योग्यताएं नहीं है, काबिल नहीं है। हो सकता है कि 2027 में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश हमें देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 79, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो अभी एक क्वेश्चन कई बार घूम फिर कर आ चुका है। तो 65 वर्ष की हमारी है, ऑप्शन बी 79 का। क्वेश्चन नंबर 80, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो वो होता है हमारा संचित निधि से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, ये गलत है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच के विवाद, ये भी गलत है। 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद, ये सही है। तो 1 और 4 ऑप्शन सी हमारे बिल्कुल सही हैं 81 का। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ PY की न्यूज़ पॉलिटी के, जो कि UPSI, UPP यानी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होंगे 2025 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अब से पहले 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, ये 8वां है। चाहिए बाकी को भी देखिए।